हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल ऑनलाइन में स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के में मददगार साबित होगा। तो आज से हम लोग एक आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। तो चैप्टर है आधुनिक भारत में यूरोपीय शक्तियों के बारे में, यूरोपीय कंपनियों के बारे में है। तो पहला स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यूरोपीय शक्तियों के आगमन का भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है। आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही उत्तर माना जाएगा। इसमें से आप देखिएगा, अगर इसका एनालिसिस किया जाए, डिटेल एनालिसिस किया जाए, तो आगमन के बारे में अगर कहा जाए तो आगमन के बारे में कहा जाए तो पहला जो कंपनी आया था यूरोपीय कंपनी वो कौन था? पुर्तगीज। दूसरा कौन था? डच। तीसरा कौन था? अंग्रेज। चौथा कौन था? तो डेन। और सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। उसके बाद देखें कि कंपनियों की स्थापना का अगर क्रम देखा जाए, कंपनी की स्थापना के क्रम, तो पहले किस कंपनी का स्थापना हुआ था? तो पुर्तगीज कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। उसके बाद अंग्रेज कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1599 में। उसके बाद देखिएगा किसका हुआ था? डच का। तो डच का कब हुआ था? 1602 में। उसके बाद देखिएगा कि 1602 में, उसके बाद आपका हुआ था डेन का। कब हुआ था? 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी का कब हुआ था? फ्रांसीसी का आपका 1664 में। तो यहाँ पर कंपनी के भी आगमन के बारे में चर्चा किए और कंपनी की स्थापना के भी बारे में चर्चा किए। इस हिसाब से आपका जो आंसर दिखाई देगा, कौन सा आंसर है? तो आपका आंसर जो दिखाई देगा पुर्तगीज। अगर शक्तियों के आगमन के बारे में पूछा है तो सबसे पहले पुर्तगीज आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेन, और तब लास्ट में फ्रांसीसी आया। अगर पुर्तगाली के बारे में और डिटेल एनालिसिस किया जाए तो पुर्तगाली के बारे में समझिएगा कि पुर्तगाली के बारे में डिटेल्स, तो पुर्तगाली कंपनी में सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया था? तो सबसे पहले जो आया था उसका नाम था बार्थोलोम्यू। ये कब चला था? तो 1487 में चला था। लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये अफ्रीका के गुड होप, कहाँ से? केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप पहुँच कर ही फिर क्या चला? रिटर्न हो गया। उसके बाद दोबारा जो आया पुर्तगाली, उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा आया। वो कब आया? तो वास्को डिगामा भारत में प्रवेश किया 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ पहुँचा? तो कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। केरल में यहाँ पर इसका जो स्वागत किया था, वहाँ के शासक कौन था? तो जमोरिन। वहाँ के शासक को उपाधि दिया था जमोरिन। तो जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया। जब ये लौटा तो ये काली मिर्च का व्यापार किया था। तो काली मिर्च से जो व्यापार किया था तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना? 60 गुना अधिक वहाँ मुनाफा कमाया। तो कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितना गुना अधिक मुनाफा कमाया? तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। उसके बाद अगर और आगे थोड़ा बढ़ें तो पुर्तगाली कंपनी में देखिएगा, पुर्तगाली में ही देखा जाए कि पुर्तगाली में पहले कौन आया? तो बार्थोलोम्यू, लेकिन लौट गया था, वो भारत नहीं पहुंच पाया था। दूसरा को फिर उसके बाद कौन भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। उसके बाद केवराल देखिए, केवराल कब पहुंचता है? तो केवराल 1500 ईस्वी में। फिर उसके बाद वास्को डिगामा पहुंचता है, कब पहुंचता है? तो 1502 ईस्वी में। उसके बाद फिर कौन आता? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये कब पहुंचता? 1505 ईस्वी में।
उसके बाद फिर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कब आता है? तो 1509 ईस्वी में। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है नीनो डी कुन्हा है। ये कब आता है नीनो डी कुन्हा? तो 1529 ईस्वी में। कब आता है? 1529 ईस्वी में। तो यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान में देखिएगा, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहुँचा। फिर उसके बाद फिर वास्को डी गामा कब पहुँचा? तो 1502 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब पहुँचा? तो 1502 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद और डिटेल में अगर किया जाए तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले, पुर्तगाली कंपनी पहले कोठी का स्थापना कहाँ किया था? तो 1503 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था ये भी पूछता है। कोचीन में किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछता है, यानी कि अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि दूसरी अगर पूछा जाए कि दूसरी कोठी का स्थापना कब हुआ था? तो 1505 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो कन्नूर में। किसके द्वारा? तो उस समय कौन था? अल्मीडा था। ठीक है। उसके बाद अल्मीडा ही देखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसके बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पुर्तगाली गवर्नर जो था जो नीले या शांत जल, कौन सा? नीले या शांत जल की नीति, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ही था। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में पहुंचा भी था और ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में पहुंचा था। ठीक है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत पहुंचा था? यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर जो भारत आया था वो कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ये कब आया था भारत? 1509 ईस्वी में आया था। और ये वास्तविक वास्तविक संस्थापक था। किसका? भारत में पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क के बारे में थोड़ी और पता कर लेते हैं। तो अल्बुकर्क को देखिएगा कि इसने सबसे बड़ा काम किया कि 1510 ईस्वी में गोवा को, 1510 ईस्वी में क्या किया कि गोवा को जीत लिया। किससे जीता? तो बीजापुर के शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से छीना, यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। कब छीना? तो 1510 ईस्वी में। याद रखिएगा 1510 ईस्वी में गोवा को कौन छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। अच्छा, अल्बुकर्क ही क्या किया था? अब देखिएगा कि 1511 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में मलक्का, कहाँ? मलक्का। और 1515 ईस्वी में आप देखिएगा फारस की खाड़ी में आपका है स्थित एक द्वीप है जिसका नाम होर्मुज, यानी कि मलक्का और होर्मुज पर क्या किया? अधिकार कर लिया। मलक्का और होर्मुज पर अधिकार कर लिया। और यही कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क ही एक और काम किया था कि यहाँ भारत में हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया था? विवाह की नीति अपनाया था। तो अगर क्वेश्चन कर दे कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर भारत में हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया, तो कौन था? अल्बुकर्क था। उसके बाद आता है कौन? तो नीनो डी कुन्हा। कौन आता है? नीनो डी कुन्हा। कब आया? 1529 ईस्वी में। नीनो डी कुन्हा आया 1529। इसने ही 1530 ईस्वी में क्या किया? गोवा को राजधानी बना दिया। कहाँ से लाया था गोवा को राजधानी? कोचीन से। कहाँ से लेकर आया था? तो कोचीन से गोवा,
कोचीन से गोवा राजधानी जो है कि स्थानांतरित किया, राजधानी स्थानांतरित कर दिया। कौन किया? नीनो डी कुन्हा। और गोवा को जीता कौन? तो गोवा को अल्फांसो द अल्बुकर्क जीता। किससे जीता? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत गया था, या छीना या जीता। उसके बाद आप देखिएगा कुछ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर देखिएगा कि ये जो पुर्तगाली लोग था हुगली में क्या करता था? लूटपाट करता था। हुगली में क्या करता था? लूटपाट करता था, यानी कि लूटपाट का अड्डा बना दिया था। तो लूटपाट का अड्डा बनाया था, इसी कारण क्या 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 था कि 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा, किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा क्या हुआ कि हुगली से पुर्तगालियों को अधिकार छीन लिया, है ना। तो 1632 में छीन लिया, हुगली से पुर्तगालियों का अधिकार छीन लिया। किसके द्वारा हुगली से अधिकार छीना? कौन छीना? शाहजहाँ के द्वारा छीना गया। किससे छीन लिया? तो पुर्तगालियों से छीन लिया। वहीं पर और देखा जाए कि चटगांव भी एक जगह है बंगाल में, आपको दिखाई देगा। तो चटगांव के जब बात आएगा तो चटगांव से जो साफ किया समुद्री लुटेरों को, वो क्या? कौन? औरंगजेब। कौन किया? औरंगजेब। तो चटगांव से औरंगजेब और हुगली से कौन किया? तो शाहजहाँ के द्वारा। उसके बाद एक पद्धति अपनाया गया था जिसका नाम था आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। काफिला पद्धति क्या नाम था? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसके द्वारा अपनाया गया? किस कंपनी के द्वारा? तो कौन था? पुर्तगाली। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा। इसके द्वारा क्या होता था? इसके द्वारा आप देखिएगा कि हिंद महासागर का प्रयोग, किस सागर का? हिंद महासागर का प्रयोग अगर करना है तो सभी जहाज़ों को क्या करना पड़ता था? एक शुल्क अदा करना पड़ता था। क्या? एक शुल्क अदा करना पड़ता था। इसी को कहते थे कार्टेज आर्मेडा पद्धति। इस शुल्क को एक और क्वेश्चन पूछता है कि कार्टेज किस मुगल काल में किस शासक को कार्टेज पद्धति से गुजरना पड़ा था? तो ये अकबर था। क्या नाम था? अकबर। यानी कि अकबर को भी पुर्तगालियों ने नहीं छोड़ा, अकबर से भी कार्टेज जो है कि क्या लेना? वसूल लिया। कौन? पुर्तगाली। तो ये सभी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ और आप डिटेल में जाइएगा तो थोड़ी बहुत और चीज़ें बची हुई है। जैसे 1556 ईस्वी में क्या क्या था? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। तो पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब किया गया था? 1556 ईस्वी में। वहीं पर पुर्तगालियों के द्वारा ही तंबाकू, क्या बात है, तंबाकू, लाल मिर्च, है ना, जहाज निर्माण, ये सभी पुर्तगालियों की ही देन है। एक कला का भी देन है। एक कला जो था भारत में, एक कला भी छोड़ा गया था। कला के में कौन सा कला? तो गोथिक स्थापत्य कला। याद रखिए, गोथिक स्थापत्य कला की भी देन पुर्तगालियों की ही है। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किया गया था। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे लास्ट क्वेश्चन अब कि पुर्तगाली गया कब भारत से? पुर्तगाली भारत से कब गया? तो पुर्तगाली जो भारत से वापस गया वो कहाँ से गया, ये भी होता है। तो ये 1961 ईस्वी में पुर्तगाली जो है वापस लौट गया। कहाँ से लौटा कहाँ से? तो गोवा से। कहाँ से लौटा? तो गोवा से जो है कि पुर्तगाली जो है कि 1961 में लौट गया। और इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर, डेट को याद रखिएगा डेट के साथ, 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस, कौन सा? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया।
तो गोवा मुक्ति दिवस कब? 9 दिसंबर 1961 को, है ना। तो पूरा का पूरा आपको पुर्तगाली के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो चर्चा कर दिया जा गया है। थोड़ी बहुत अगर है तो एक आध चीज़ और देख लेते हैं। जैसे भारत में प्रथम पादरी कौन आया था? तो भारत में प्रथम पादरी जो था पुर्तगाली के समय में ही, प्रथम पादरी का नाम था आपका, क्या नाम था? जेवियर। ये भी पूछ देता है तो इसको भी याद रखिएगा, फ्रांसिस्को जेवियर। ये कब आया था भारत में? तो 1542 में आया था। तो प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जेवियर। पुर्तगाली के समय में कब आया था? 1542 ईस्वी में। तो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पुर्तगाली के बारे में बता दिया गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। पहला का आंसर आपको मिल गया, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम। हर एक क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। दूसरा में चलते हैं कि नीला जल नीति किसने अपनाया, यानी कि ब्लू वाटर नीति किसने अपनाया? ब्लू वाटर नीति किसने अपनाया? तो यहाँ पर देखिए, पहले ही इसकी चर्चा कर दिए हैं कि ब्लू वाटर नीति को अपनाने वाला कौन था। तो जो प्रथम गवर्नर बनकर आया था, कौन आया था? प्रथम गवर्नर भारत में बनकर आया था आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। द अल्मीडा हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक की भी चर्चा कर दिए थे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब आया था? 1509 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्या है? हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो अभी बताया कि हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा कौन बनाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, जिसको कौन हटाया यहाँ से? 1632 में शाहजहाँ के द्वारा इसको यहाँ से क्या किया? अधिकार को छीन लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो गोवा पर अधिकार कब किया गया? किसके समय में? तो 1510 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1510 ईस्वी में। कौन था गोवा का उस समय शासक? तो यूसुफ आदिल शाह था, पहले ही चर्चा हो चुका है। तो यूसुफ आदिल शाह से छीना था कौन? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ही छीना था, तो अल्बुकर्क था। ये तो सही है, ये सही है। 19वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलायत स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर कब्जा कर लिया था। तो ये पुर्तगाली ही था। कौन था? ये पुर्तगाली था। अभी चर्चा किए मलक्का और कहाँ? हरमुज, है ना। मलक्का और हरमुज। तब मलक्का पर कब? 1511 ईस्वी में। और हरमुज पर कब? है ना, होरमुज या हरमुज का कब? 1515 ईस्वी में। पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से समझिएगा। करा कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों, क्योंकि दक्षिण भारत में उस टाइम जो था पुर्तगाली ही था, तो यहाँ पर तो मुग़ल तो था ही नहीं। मुग़ल के देखिएगा उस समय बंगाल उंगाल वगैरह में ही था, यानी कि दिल्ली वगैरह, यानी कि उत्तर भारत में आपको दिखाई देगा, दक्षिण भारत में था ही नहीं। तो ये आपका ये जो है आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम, ये भी सही है। तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका ऑप्शन जो है कि गलत है ना। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग।
कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी किया गया था? एक शाही फरमान जारी किया गया था। तो हम लोग थोड़ी सी डिटेल में ब्रिटिश कंपनी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी से पहले हम लोग डच कंपनी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तब ब्रिटिश पर पहुंचेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं हम लोग डच कंपनी पर। तो डच कंपनी के बारे में अगर देखा जाए, डच कंपनी, तो डच कंपनी की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो एक तो पुर्तगाली के बाद आया डच। तो डच कंपनी का स्थापना जो है कि, और डच बोलते थे किसको? तो डच जो नीदरलैंड, कहाँ? नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी जो भारत आया था उसी को हम लोग डच भी बोलते थे। इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1596 ईस्वी में, है ना? सॉरी, 1596 ईस्वी में कंपनी की स्थापना नहीं, कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। लेकिन 1596 ईस्वी में सबसे पहला जो डच यात्री आया था, डच नागरिक, उसका नाम था आपका क्या? तब कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। क्या था? कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन था। वो भारत आने वाला, ये हॉटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। कंपनी की स्थापना के बारे में पहले ही चर्चा कर दी है कि 1602 ईस्वी में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। और भारत में प्रथम डच कंपनी की जो मतलब फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी प्रथम डच की, वो आपका मसूलीपट्टनम, कोठी जिसको कहा जाता है, तो मसूलीपट्टनम में हुआ था। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता? तो आप देखिए आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर। तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर हुआ था। कब हुआ था आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर? तो 1605 ईस्वी में। ये व्यापार किसका करता था? तो ये वस्त्र निर्यात का केंद्र था। यहाँ पर मसूलीपट्टनम जो था वस्त्र निर्यात का केंद्र था, वस्त्र निर्यात का केंद्र था। और एक और ध्यान में रखिएगा बात कि ये सहकारी कंपनी थी। क्या थी? ये क्या थी? सहकारी कंपनी थी। सहकारी कंपनी का मतलब ये हुआ कि ये संयुक्त पूंजी पर आधारित है ना, संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी मतलब कि कुछ प्राइवेट सेक्टर और कुछ सरकार की हिस्सेदारी थी। और इसके साथ एक युद्ध हुआ था, बहुचर्चित युद्ध था, जिसका नाम था आपका बेदरा का युद्ध। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था आपका 1759। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो ये आपका बेदरा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो ये डच और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच हुआ था? डच और ब्रिटेन के बीच, जिससे ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व करता कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? क्लाइव। क्या नाम था? क्लाइव था। तो यहाँ से कुछ इसमें डच की हार हुई, उसके बाद ही ब्रिटेन कंपनी की जो है कि अस्तित्व आ जाता है। तो यहाँ से डच के बारे में इतनी सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ी सी हम लोग ब्रिटेन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ब्रिटेन से ही है। तो ब्रिटिश कंपनी की जो स्थापना हुई थी पहले ही चर्चा कर दिया। कब? 1599 ईस्वी में। कहाँ हो गया था? इंग्लैंड में हो गया था। इंग्लैंड में हो गया था। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो इंग्लैंड में हुआ था, तो इस समय महारानी द्वारा, महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में कंपनी को क्या किया? कंपनी को 15 वर्षों के लिए क्या क्या था? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ है ना व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त। व्यापार करने का
एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया था, एकाधिकार दे दिया गया था। लेकिन इसको फिर क्या किया गया महारानी द्वारा ही कि 1609 ईस्वी में 16 पहला तो 15 वर्षों के लिए क्या था, लेकिन फिर 1609 ईस्वी में इसकी समय सीमा अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर देखिएगा यहीं पर आप देखिएगा कि 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट कौन था जी उसमें, जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा, है ना, किसको भेजा गया, तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। जहांगीर के दरबार में पहला बार जो भेजा गया, फर्स्ट बार, उसका नाम क्या था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसको भेजा गया था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस को दरबार में भेजा। लेकिन इसे अस्थायी कारखाना स्थापित करने का अधिकार नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा, इसे कारखाना स्थापित करने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन हॉकिंस को जहांगीर ने क्या किया कि हॉकिंस से जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ था, है ना, और ये हॉकिंस 3 वर्ष तक यहाँ भारत में रहा भी। तो इसीलिए प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया, हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब और कुछ जागीर देके उसको लौटा दिया था। जागीर दिया, कहा कि अब तुम चले जाओ, बहुत दिन तक अब रहा भारत में। उसके बाद अब देखिएगा कि जब ये गया, उसके बाद ही होता है क्या कि 1611 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1611 ईस्वी में यहाँ पर पुर्तगाली के द्वारा विरोध भी हुआ 1611 ईस्वी में। लेकिन पुर्तगाली के विरोध के बावजूद भी क्या हुआ, कैप्टन मिडल्टन, याद रखिएगा, कैप्टन मिडल्टन। तो कैप्टन मिडल्टन कहाँ पहुँच गया, सूरत के समीप एक जगह है जिसका नाम है स्वाली, याद रखिएगा कि स्वाली पहुँच गया। पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी जब यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ही देखिएगा कि अंग्रेज की तरफ से कौन, थॉमस बेस्ट, यानी कि थॉमस बेस्ट और पुर्तगाली के बीच, थॉमस बेस्ट और पुर्तगाली के बीच, है ना, युद्ध होता है, जिसका नाम है, युद्ध का नाम ही है क्या है, स्वाली का युद्ध। क्या नाम है, स्वाली के युद्ध के ही नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वाली का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में ही देखिएगा, है ना, या तो सौराष्ट्र गुजरात। और किसके बीच हुआ था, तो पुर्तगाली और अंग्रेज में भी अगर पूछे तो थॉमस बेस्ट, याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट। इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद ही जो है था कि अंग्रेज़ों को 1613 ईस्वी में क्या हुआ, सूरत में अस्थायी रूप से क्या कंपनी का स्थापना करने का अधिकार मिल गया और कंपनी का स्थापना भी हुई। यानी कि 1613 ईस्वी में सूरत में, है ना, एक अस्थायी कंपनी का स्थापना किया गया। और 1613 ईस्वी में कहाँ, तो सूरत में। और 1611 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो एक और कंपनी की स्थापना इससे पहले हुई थी, मसूलीपट्टनम। यहाँ से भी याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन ये से पूछेगा कि सर्वप्रथम दक्षिण पूरब तट पर, कहाँ, दक्षिण पूरब तट पर अंग्रेजों द्वारा कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मसूलीपट्टनम में। कब किया गया था, तो 1611 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा
कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आता है। ये जो सर टॉमस रो आता है ये भी किसके दरबार में आता है? तो जहांगीर के ही दरबार में आता है। जहांगीर के ही दरबार में आता है। भेजता है कौन? तो जेम्स प्रथम के द्वारा ही इसको भी भेजा जाता है, जेम्स प्रथम के द्वारा ही। तो 1615 ईस्वी में आता है। 1615 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इसको सभी भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का आदेश मिल गया। तो सभी भागों में पूछेगा कि किसको मिला तो अधिकार, तो सर टॉमस रो को किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा अधिकार मिल गया था। उसके बाद थोड़ी और चर्चा करें हम लोग कि यहाँ पर देखा जाए कि 1640 कब? 1640 ईस्वी में अंग्रेज, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने कहाँ पर? तो विजयनगर शासक के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से क्या किया था? मद्रास को हड़प लिया था। तो मद्रास को हड़प लिया, यानी कि मद्रास को हड़प लिया किससे? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को हड़प लिया, है ना। और उसके बाद वहीं पर मद्रास में ही क्या करता है? तो मद्रास में ही क्या हुआ? फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाता है। तो क्वेश्चन पूछा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो मद्रास में। और दूसरी बात कि शाह शुजा की अनुमति से क्या करता? बंगाल में प्रथम कोठी की स्थापना। तो बंगाल में अगर पूछेगा कि प्रथम कोठी का स्थापना या हुगली में, तो 1651 में से, जो बंगाल में ही पड़ता हुगली, तो हुगली में हो गया 1651 ईस्वी में। उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा कर दे कि शाह शुजा जो क्या करता है? शाह शुजा ही 300 वार्षिक में अंग्रेजों को क्या करता है? 300 वार्षिक में अंग्रेजों को क्या करता है कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा को क्या करता? 3,000 वार्षिक में अंग्रेजों द्वारा क्या करता? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। उसके बाद देखिएगा कि मद्रास में पूछेगा कि कब? तो 1639 ईस्वी में मद्रास में स्थापना होता है। मद्रास में 1639 ईस्वी में। पूर्वी भारत की अगर बात करेगा तब कब? पूर्वी भारत में पहला कारखाना तो 1633 ईस्वी में। कहाँ? खासकर उड़ीसा, याद रखिएगा। तो उड़ीसा में 1633, मद्रास में 1639, हुगली में 1651। फोर्ट सेंट जॉर्ज की निर्माण कब करवाया गया? कहाँ करवाया गया? तो मद्रास में, है ना। मद्रास को किससे छीना था? तो चंद्रगिरी के राजा से छीन लिया था। उसके बाद देखिएगा कि 1661 ईस्वी में बहुत बढ़िया काम हुआ था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन था? इंग्लैंड के सम्राट का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता है? पुर्तगाली से विवाह करता। पुर्तगाली के राजकुमारी कौन? कैथरीन। तो कैथरीन से शादी होता है ना, विवाह होता है किसका? तो चार्ल्स द्वितीय का। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। उसके बाद देखिएगा कि जब विवाह होता है तो विवाह के क्रम में ही इसको दहेज के रूप में क्या मिलता है? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल जाता है। क्या बात था, बम्बई मिल जाता है। एक शहर ही मिल गया बम्बई। लेकिन ये तिलक दहेज का चीज़ रखा नहीं। क्या किया कि इसने 1668 ईस्वी में क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को क्या किया कि 10 पाउंड
10 पाउंड वार्षिक किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो कई पूछ देता कितना लिया था, तो 10 पाउंड पर वार्षिक किराए पर ये मुंबई को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और फिर उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर बम्बई नगर की जो स्थापना किया गया था, नगर की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो गोराल्ड ऑन्गियर, तुम याद रखिएगा, गोराल्ड ऑन्गियर के द्वारा बम्बई की स्थापना किया गया था। उसके बाद थोड़ी और जान लेते हैं कि भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर, भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर। उसके बाद और देखा जाए कि 1688 ईस्वी में क्या बम्बई के अंग्रेज गवर्नर नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड मक्का जाने वाले, किसको कहाँ जाने वाला? तो मक्का जो जा रहा था हज यात्री, तो मक्का जाने वाले हज यात्री को क्या क्या था? बंदी बना लिया था। हज यात्री को इन्होंने बंदी बना लिया। तो बंदी कौन बनाया? तो सर जॉन चाइल्ड बंदी बना लिया हज यात्री को। इसी से, और हुगली में लूटपाट भी करता था मुगल सेनाओं के, इसलिए मुगल सेनाओं से संघर्ष भी हुआ। और जब उसके बाद देखिएगा कि लूटपाट के ही क्रम में मुगल सेनाओं से जब संघर्ष हुआ तो कंपनी को कुछ इसके बदले खोना भी पड़ा। क्या क्या हुआ कि सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम से क्या हुआ? अधिकार को छीन लिया गया। उसके बाद जब अधिकार को छीन लिया गया तो अंग्रेज भी थोड़ा दिमाग का ज़्यादा था तेज। क्या किया उसने? माफ़ी से काम चला लिया। उसने क्या किया? माफ़ी मांग लिया। किससे माफ़ी मांगा था? तो माफ़ी औरंगजेब से मांग लिया था। बड़ा बड़ा काम कीजिए, माफ़ी मांगिए, काम ख़त्म। तो औरंगजेब से पुनः अधिकार जो है कि फिर, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने उसे पुनः अधिकार दे दिया, पुनः अधिकार दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किससे माफ़ी मांगा? औरंगजेब से। कौन लूटा था? तो सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है, इसके बदले में उसको क्या खोना पड़ा? तो सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम से अधिकार खोना पड़ा था। उसके बाद थोड़ी सी अगर और चर्चा करें हम लोग, थोड़ा सी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ताकि कहीं पर भी इसके बाद कभी किसी का ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद देखिएगा कि 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार जिसका नाम क्या था? नाम था अजीम उस शान। ध्यान रखिएगा, अजीब उस शान से 3 गांव, कौन कौन गांव था? एक तो था सूतानती, दूसरा था कालीघाट और एक था गोविंदपुर। तो अजीब उस शान से क्या क्या? सूतानाती, कालीघाट, गोविंदपुर, है ना, कि जमींदारी क्या क्या? जमींदारी ले लिया गया, जमींदारी प्राप्त कर लिया गया। जमींदारी प्राप्त करने के बाद ही क्या किया कि जॉब चौरनाक, याद रखिएगा इस चीज़ को, जॉब चौरनाक। तो जॉब चौरनाक ने क्या किया? तीनों की जगह पर मिलाकर क्या किया कि कलकत्ता नगर की स्थापना किया। क्या क्या? कलकत्ता नगर की स्थापना किया। कलकत्ता नगर की स्थापना किया। और यहीं पर जब कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया तो यहीं पर देखिएगा कि कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम, क्या? तो फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण किया था। फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। और फोर्ट विलियम किले का जब निर्माण किया तो उस समय यहाँ पर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया?
तो किसको? तो चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर था। उसके बाद देखिएगा कि फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा, जिसका नाम है शाही फरमान। तो क्वेश्चन पूछे कि शाही फरमान किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्रुखसियर द्वारा। कब? 1717 ईस्वी में। और इसको हम लोग 1717 को हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा भी हम लोग इसको कहते हैं। इसी के तहत देखिएगा कि क्या मैग्ना कार्टा, इसी के तहत देखिएगा कि आपको गुजरात, क्या? गुजरात और किसको? दक्कन। तो गुजरात और दक्कन में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। तो एक शाही फरमान, किसका शाही फरमान? फर्रुखसियर के शाही फरमान कब? 1717 ईस्वी में के तहत गुजरात और दक्कन में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी और देखेंगे कि 1708 ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी। तो प्रतिद्वंदी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कौन? जिसका नाम था न्यू कंपनी। जिसका क्या नाम था? न्यू कंपनी। तो प्रतिद्वंदी कंपनी कौन थी? न्यू कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसको क्या किया गया कि 1708 ईस्वी में न्यू कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? विलय कर दिया गया। विलय किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और न्यू कंपनी को विलय कर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले स्थल मार्ग से आने वाले कंपनी का क्या नाम था? तो सबसे पहले अगर स्थल मार्ग कहेगा कि स्थल मार्ग से आने वाले कंपनी का नाम था आपका लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी कब आया था? 1593 ईस्वी में। तो लीवेंट कंपनी स्थल मार्ग से आया था 1593 ईस्वी में। और वहीं पर देखिएगा कि 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में देखिएगा कि गोलकुंडा, क्या? गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा कब? 1632। तो गोलकुंडा के सुल्तान कौन था? गोलकुंडा का सुल्तान के द्वारा फरमान जारी किया था। तो पूछा जाता है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा फरमान कब जारी किया गया था? तो 1632 से। और इस फरमान को हम लोग किस नाम जानते हैं? सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान कौन जारी किया गया? किसके? तो गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा कब? 1632 ईस्वी में। और उसके बाद फर्रुखसियर द्वारा क्या किया गया? तो शाही फरमान जारी किया गया था। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 1608 ईस्वी में क्या होता है? 1608 ईस्वी में देखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत आया। पहला अंग्रेज जो था समुद्री मार्ग से भारत आया था। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन में हम बता चुके हैं कि सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया भी था। और 1615 ईस्वी में आने के बाद इसको सभी जगह अधिकार मिल गया, सभी जगह कंपनी खोल सकता था, और जबकि हॉकिंस को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो सर टॉमस रो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री, देखिए ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? किस स्थान पर स्थापित किया? तो देखिए आपका मसूलीपट्टनम में अगर बात किया जाए तो मसूलीपट्टनम में कब किया? 1611 ईस्वी में।
मसूलीपट्टनम में किया। वहीं पर बात किया जाए कलकत्ता, तो कलकत्ता में आप देखिए खास करके हुगली में कब किया गया था, 1651 ईस्वी में। सूरत में आपका 1613 ईस्वी में किया था, लेकिन इससे पहले भी हुआ था 1608 ईस्वी में, जो क्या था, अस्थाई था, अस्थाई रूप से था। अगर सूरत में अस्थाई रूप से पूछेगा तो आप 1613 ईस्वी में टिक कीजिएगा, और अस्थाई रूप से था 1608 में, लेकिन कंपनी की स्थापना हुई थी 1608 ईस्वी में अस्थाई रूप से। तो इसका जो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा इस हिसाब से, तो क्या सूरत कब, 1608 ईस्वी में, लेकिन अस्थाई रूप से। क्या हो जाएगा, अस्थाई रूप से, ध्यान रखिएगा, अस्थाई कब, 1608 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला में क्या है ऑप्शन, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। तो अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। फिर है अंग्रेजों, जबकि प्राप्त किया था किससे, पुर्तगाली से प्राप्त किया था, है ना, विवाह के रूप में इसको मिला था बम्बई, दहेज के रूप में, है ना, कैथरीन से विवाह करने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। ठीक है, कोचीन में स्थापित किया दक्षिण भारत में। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में प्रथम कंपनी का स्थापना कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो एक तो 1639 ईस्वी में मद्रास में भी हुआ था, 1651 ईस्वी में हुगली में हुआ था, और 1600 देखिएगा 11 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में हुआ था, जो दक्षिण पूर्व तट पर था, है ना। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन देखा जाए कि अंग्रेज़ों ने 1657 ईस्वी में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री का स्थापना की। कहाँ, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में फैक्ट्री की स्थापना की। जबकि उड़ीसा में जो हुआ था, कब हुआ था, तो उड़ीसा में आपका जो कंपनी का स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1633 ईस्वी में, उड़ीसा में 1633 ईस्वी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज की नाम से एक किला का स्थापना किया गया था। तो मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही है, पहले ही इसकी चर्चा हो चुकी है कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया गया था। तो ये आपका आंसर सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से एक कंपनी की एक किला का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा वर्ष आता है, भारत का लंदन के समय, लंदन में, तो लंदन में आप देखिएगा कंपनी का स्थापना उसमें कब हुआ था, तो आप देखिएगा कि लंदन में जो हुआ था आपका 1599 ईस्वी में हुआ था। तो ये अकबर का जो शासनकाल था कब से कब तक, अकबर का देखिएगा कि 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। दूसरी बात अगर बात किया जाए अकबर के बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इसका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इसका जलाल था। इसका राज्याभिषेक की बात किया जाए तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कलनौर कहाँ, पंजाब में इसकी राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था राज्याभिषेक, तो 14 डेट याद रखिए कि
ईयर याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 को हुआ था। वहीं वहीं जो है कि हुमायूं की अगर बात किया जाए, जहांगीर, शाहजहां, है ना, तो जहांगीर की अगर बात किया जाए तो जहांगीर का आपका शासनकाल 1605 से 1627, आपको देखो 1605 से 1627। इसकी जो पत्नी की नाम क्या थी, तो कभी कभी पूछ देता है, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। जहांगीर की अगर बात की, सॉरी जहांगीर हो गया, शाहजहां, शाहजहां की बात किया जाए तो इसकी शासनकाल 1627 से 1657, 1627 से 1657, सॉरी जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा, सॉरी मेहरुनिसा, और शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम और जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा। और उसके बाद देखिएगा कि औरंगजेब का अगर शासनकाल अगर देखा जाए तो औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 1707। इनकी पत्नी का नाम क्या था, दिल लगाने वाली दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर दिखाई देगा कहाँ, इसका जो आंसर होगा वो आपका अकबर, क्या हो जाएगा, अकबर के शासन, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था कब से कब तक था, 1556 से 1605, जबकि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599। इसी बीच में अकबर का शासन था, अकबर के शासनकाल में इसकी हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट का बात करते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो पहले ही हम लोग बात कर लिए थे पुर्तगाली के समय में ही, तो इसका आपका थॉमस बेस्ट, क्या था, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट है ना, कहाँ पे था, स्वाली कहाँ पर था, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, पुर्तगाल सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत की बात किया जाए तो पुर्तगालियों ने सूरत में कंपनी की तो स्थापना किया नहीं था, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फ्रांसीसी द्वारा जो किया गया था कंपनी की स्थापना सूरत में, वो 1668 में। डचों द्वारा जो किया गया था कंपनी की स्थापना कहाँ, सूरत में, वो आपका किया गया था 1616 में। और आपका ब्रिटिश जो देखे थे तो ब्रिटेन के द्वारा 1613 ईस्वी में, है ना। यानी कि फ्रांसीसी द्वारा 1668, डच 1616, ब्रिटिश 1613। यानी कि आपका निम्नलिखित रूप में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित कौन किया था, तो आपको आंसर दिखाई दे रहा, अगर अच्छा सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, कौन किया था, तो इससे पहले आपको डच आपको दिखाई दे रहा होगा, डच, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका अंग्रेज रहता तो अंग्रेज का ही आंसर हो जाएगा, लेकिन वो है नहीं, डच है तो डच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब ध्यान रखिएगा, औरंगजेब द्वारा, है ना। तो पहले ही चर्चा कर दिए थे कि किसके, सर जॉन चाइल्ड, है ना, ये लूटने वाला काम कर रहा था, ये यहाँ पर जो है लूटने वाला काम कर रहा था सर जॉन चाइल्ड, है ना। इसलिए सर जॉन चाइल्ड को ही यहाँ पर अलग कर दिया गया, यहाँ पर निष्कासित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था।
ये कर्नाटक युद्ध की अब बात आ गई है, तो थोड़ी सी कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करें। कर्नाटक युद्ध है क्या और किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यानी कि अब थोड़ी सी नेक्स्ट कंपनी के हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी की पहले चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले डेनिस के बारे में कर लेते हैं। उसके बाद तो डेनिस के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डेनिस कंपनी की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो डेनिस कंपनी का डेनिस कंपनी, तो डेनिस कंपनी 1616 ईस्वी में, कब 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। डेनिस क्या नाम था इसका, यानी कि डेनिस कंपनी की जो भारत आगमन हुआ कब, 1616 ईस्वी में। इसने 1620 ईस्वी में क्या किया, कहाँ पे, तो ट्रेकोबार, कहाँ पर, ट्रेकोबार में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया। कहाँ पर था, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिएगा कि भारत से प्रस्थान कब किया, तो 1745 में यह प्रस्थान कर जाता है। और इससे पहले आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो डेट तो नहीं पूछा है, लेकिन 1676 ईस्वी में 76 में श्री रामपुर में पूछेगा कि श्री रामपुर में किस कंपनी के द्वारा कोठी का स्थापना किया गया था, तो डेनिस के द्वारा। ये श्री रामपुर कहाँ पर था, बंगाल में। आप देखिएगा बंगाल में जब ये कि हावड़ा की तरफ जाइएगा तो आपको पहले ही दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका श्री रामपुर। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक, तो हाँ, तो कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कर्नाटक युद्ध के पहले हम लोग थोड़ी सी डिटेल और समझेंगे कि कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके बीच। देखिएगा कि सबसे अंत में जो आने वाला कंपनी था उसका नाम क्या था, भारत में प्रवेश करने वाला, वो उस कंपनी का नाम था, क्या नाम था, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी जो आया था कंपनी की, जो आप देखिएगा कि शासनकाल जो होगा कि 1664 ईस्वी में क्या किया था कि कंपनी की स्थापना किसके द्वारा, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। किसके शासन, लुई 14वें के शासनकाल में। तो लुई 14वें के शासनकाल में, और किसके द्वारा हुआ था, तो फ्रांसीसी मंत्री एक था कोलवर्ट के द्वारा हुआ था, जो एक पूरी तरह से क्या थी, सरकारी कंपनी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कौन सी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, तो फ्रांसीसी। और जहाँ पर सरकार का नियंत्रण रहता है तो देखिएगा कि शासन व्यवस्था भी उसी तरह से होता है, निर्णय लेने की क्षमता आपके पास कम हो जाती है। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि सरकारी कंपनी थी। और प्रथम कोठी की जो स्थापना किया गया था, अभी चर्चा किए हम लोग कि सूरत में 1668 में किया था प्रथम कोठी की स्थापना। और पूर्वी तट पर अगर बात किया जाए, पूर्वी तट पर अगर बात किया जाए तो 1669 ईस्वी में, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम इससे पहले भी चर्चा किए, तो फ्रांस कब क्या, 1669 ईस्वी में। और इससे पहले भी चर्चा की है कि अंग्रेज़ कब किया गया था, 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ के द्वारा मसूलीपट्टनम में। उसके बाद देखिएगा कि 1605 ईस्वी में डच द्वारा किया गया था। और 1669 ईस्वी में किसके द्वारा, तो फ्रांसीसी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह फ्रांसीसी द्वारा किया गया था। और इसी समय देखिएगा कि आपका पांडिचेरी नगर की स्थापना होता है। पांडिचेरी नगर की स्थापना, तो पांडिचेरी नगर की स्थापना किसके द्वारा होता है, तो फ्रांस के किसके द्वारा, नाम था उसका फ्रैंकोइस मार्टिन। क्या नाम था, फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा क्या था, कब क्या था है पांडिचेरी की स्थापना, तो 1673 ईस्वी में। याद रखिएगा कि पांडिचेरी नगर की स्थापना फ्रांस के मार्कोइस मार्टिन द्वारा कब, 1673 ईस्वी में। और उसके बाद देखिएगा कि इसी को, पांडिचेरी को फिर क्या करता,
कि 1693 ईस्वी में, कब, 1693 ईस्वी में डच क्या कर रहा है, इस पर कब्जा कर लेता है। तो पांडिचेरी नगर पर 1693 ईस्वी में डचों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन एक समझौता होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, उस समझौता का नाम है रिजविक समझौता। क्या है, रिजविक समझौता। तो ये रिजविक समझौता कब हुआ था, तो 1697 ईस्वी में रिजविक समझौता हुआ था। तो 1697 से रिजविक समझौता के तहत क्या होता है कि फिर से डचों द्वारा पांडिचेरी को क्या करता है, लौटा दिया जाता है ना। इस समझौते के तहत क्या करता है, रिजविक समझौते के तहत फ्रांस को क्या करता है, फ्रांस को लौटा देता है ना, पांडिचेरी नगर को लौटा देता है। और इसी प्रकार आप देखिएगा कि 1690 ईस्वी में भी होता है, जो मुगल गवर्नर से चंद्रनगर मुगल गवर्नर से कौन सा, चंद्रनगर फ्रांसीसी को प्राप्त होता है। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि पांडिचेरी किससे प्राप्त होता है, तो डचों से। कब प्राप्त होता है, तो 1697 ईस्वी में रिजविक समझौता के तहत। और उसके बाद जो है 1690 ईस्वी में चंद्रनगर प्राप्त होता है, किससे, तो मुगल गवर्नर से प्राप्त होता है चंद्रनगर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग डिटेल जानते हैं कि 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी में डुप्ले है ना, डुप्ले को क्या करता, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त करके भारत भेजा जाता है। और डुप्ले ने ही, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डुप्ले ने ही भारत में सहायक संधि प्रथा, तो सहायक संधि प्रथा डुप्ले ने भारत में पहली बार भारत में सहायक संधि किसके द्वारा अपनाया गया, तो या किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो यही डुप्ले थे। तो डुप्ले द्वारा स्थापित किया था। उसके बाद अब हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध आप देखिएगा, कर्नाटक युद्ध किसके बीच, ये सभी कर्नाटक युद्ध आपको अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांस के युद्ध को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 3 युद्ध होता है कर्नाटक, कब कब होता है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखिएगा, प्रथम देखिएगा कि आपका 1746 से 48 में होता है। इसका जो तत्कालीन कारण था कि एक कैप्टन बर्नेट, नाम याद रखिएगा आपको, कैप्टन बर्नेट, तत्कालीन कारण अगर पूछेगा तो अंग्रेज का एक कैप्टन बर्नेट था। तो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में क्या किया गया था अंग्रेजी सेना के द्वारा कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। तो तत्कालीन कारण क्या था, फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना, किसके द्वारा, कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो विस्तार जो युद्ध हुआ उसके बारे में कि कारण, अगर तत्कालीन कारण वो था, लेकिन ऐसे कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध का भारत में विस्तार, यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए भारत में विस्तार कारण था। लेकिन तत्कालीन कारण पूछेगा तो कैप्टन बर्नेट के द्वारा अंग्रेजी सेना द्वारा क्या किया गया, फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। लेकिन प्रथम युद्ध को समाप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो एक संधि होता है। इस संधि का नाम होता है क्या, इस संधि का नाम है ऑक्सला सैपल संधि, ऑक्सला सैपल की संधि। तो ऑक्सला सैपल की संधि होती है, ऑक्सला सैपल की संधि होती है और इसके तहत फिर समाप्त होता है युद्ध। वहीं पर देखिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1749 से 1754,
ये कारण क्या है? तो कारण यही है कि हैदराबाद यानी कि दक्कन उस समय कहते थे, और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। इसमें देखिएगा कि 1748 ईस्वी में हैदराबाद में कौन नाम था उसका, आसफ जहाँ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1748 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद क्या होता है कि नासिर जंग और एक और क्या है, मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच, और कहाँ पर, हैदराबाद में, नासिर और मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में देखिएगा, कर्नाटक में तो अनवरुद्दीन, क्या नाम था, अनवरुद्दीन और उसके भाई, उसके बहनोई थे, और बहनोई इसका चंदा साहब बहनोई है ना, चंदा साहब बहनोई के, कर्नाटक में चंदा साहब और बहनोई के बीच अनवरुद्दीन और बहनोई चंदा साहब के बीच हो जाता है विवाद। और वहीं पर हैदराबाद में आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हो जाता है विवाद। और इसी समय देखिएगा कि डुप्ले जो इस समय था ही यहाँ का, है ना, बन के आया था डुप्ले, है ना, क्या गवर्नर बनकर आया था, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था। तो डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले ने इसमें से मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को समर्थन किया, जबकि अंग्रेज किसको किया, अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन को, ठीक है, का साथ दिया था। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को डुप्ले, और नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेज द्वारा साथ दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि 1749 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1749 ईस्वी में क्या होता है, अम्बुर का युद्ध, है ना। तो अम्बुर नामक स्थान पर ही होता है अम्बुर का युद्ध। तो अम्बुर का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि मुजफ्फर जंग चंदा साहब एक साथ था ही। तो मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब, फिर मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना, है ना, फ्रांसीसी सेना, इसके द्वारा क्या होता है, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। अनवरुद्दीन को क्या करता है, मार दिया जाता है। अनवरुद्दीन को मार दिया गया, और उसके बाद ही देखिएगा कि जब मारा गया तो उसके बाद ही देखिएगा कि 1749 में मारा गया, और 1750 में नासिर जंग को मार दिया गया। यानी कि अंग्रेज जिसको सपोर्ट कर रहा था वो दोनों को मार दिया गया। और उसके बाद मारने के बाद चंदा साहब को क्या किया गया, कर्नाटक का नवाब बना दिया गया, कर्नाटक का नवाब। और मुजफ्फर जंग को कहाँ का, दक्कन की सूबेदारी प्राप्त हुई, मतलब हैदराबाद। तो दक्कन की सूबेदारी मुजफ्फर जंग को, और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि यहीं से जो है कि इसके बाद देखिए पतन भी यहीं से शुरू होता है। पतन का दौर भी, फ्रांसीसी कंपनियों के पतन का दौर भी यहीं से शुरू होता है। तो 1751 में क्या होता है, 51 ईस्वी में क्लाइव, किसके द्वारा, क्लाइव द्वारा अर्काट तथा 1752 ईस्वी में क्या होता है, स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में, अंग्रेज़ों के नेतृत्व में, कहाँ पर, तो अंग्रेज़ों ने क्या, याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली को क्या करता है, अधिकार में ले लेता है, वहाँ पर अधिकार कर लेता है तिरुचिरापल्ली में। और फिर 1755 ईस्वी में एक संधि होता है। तो 1755 ईस्वी में संधि होता है
इस संधि का नाम है, संधि याद रखेगा, पांडिचेरी की संधि हो जाती है। इसी युद्ध के बाद क्या होता है, गुडोहू को भारत का अगला गवर्नर बना दिया था, डुप्ले को बुला लिया जाता है ना। गुडोहू को भारत में फिर से गवर्नर बनाकर भेजा जाता है, नया गवर्नर। और इसी समय देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी होता है, शुरू हो जाता है। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध आपको दिखाई देगा, तीसरा युद्ध, ऐसे जो युद्ध जो शुरू हो जाता है ये 1756 में ही होता है। लेकिन कहाँ पे होता है, यूरोप के, वहाँ पर यूरोप में ही चलते रहता है। किसके बीच, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य, 1756 में ही ऑस्ट्रिया और किसके साथ, पर्सा, ऑस्ट्रिया पर्सा के साथ 1756 में ही शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में जो इसका विस्तार होता है वो आप देखिएगा, भारत में इसका विस्तार 1758 से 1763 तक रहता है। तो 1700 यानी कि टोटल ये देखिएगा 1756 से 1763। इसीलिए इस युद्ध को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो कर्नाटक के तीसरा युद्ध को। ठीक है, यहीं पर और चर्चा किया जाए कि यहीं पर देखिए कि फ्रांस क्या करता है, फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया और जबकि इंग्लैंड जो है किसको, पर्सा को समर्थन करता है। तो फ्रांस ऑस्ट्रिया को समर्थन देता है और इंग्लैंड पर्सा को सहायता करता है। और उसी बीच आप देखिएगा कि इसी समय एक युद्ध भी होता है। कौन सा युद्ध भारत में, तो क्लाइव इस समय था ही, तो क्लाइव के समय, इसी समय आप देखिएगा 1757 इसमें कौन सा युद्ध, तो प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भी होता है इसी समय। और इसी समय प्लासी के युद्ध में ही बंगाल को विजित कर लेता है और फिर क्या करता है, यहाँ पर चंद्रनगर को, है ना, बंगाल का विजित कर यहाँ पर देखिएगा चंद्रनगर को भी क्या, चंद्रनगर बस्ती पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर जब अधिकार कर लेता है उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में क्या होता है, तो कॉन्ट डी लाली, नाम याद रखिएगा, कॉन्ट डी लाली। तो कॉन्ट डी लाली ने क्या करता है, फोर्ट सेंट डेविड को क्या करता है, यहाँ पर जीत लिया जाता है। फोर्ट सेंट डेविड को क्या करता है, जीत लिया जाता है। किसके द्वारा, लाली के द्वारा ही। और फिर क्या करता है, लाली को क्या करता है, लाली मद्रास को घेरा डालता है, मद्रास को घेरा डालता है। लेकिन उसी स्थिति में अब देखिएगा कि मद्रास को जब घेरा डालता है और मजबूत करने की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या होता है कि बुस्सी को हैदराबाद से क्या करता, बुला लिया था। तो लाली जब मद्रास को घेरा डालता है, बुस्सी को इस समय हैदराबाद से बुला लिया जाता है ना। तो बुस्सी को जब बुला लिया जाता है हैदराबाद से, तो इस समय देखिए कि सबसे बड़ी क्षति होती है इस समय। बुस्सी को हैदराबाद से बुलाना ही क्या था, सबसे बड़ी क्षति होती है, लाली की सबसे बड़ी भूल है ना। तो लाली की सबसे बड़ी भूल है बुस्सी को हैदराबाद से बुलाना, है ना। फिर इसी समय देखिएगा कि सबसे निर्णायक जो होता है 1760 ईस्वी में कौन सा, तो ब्रिटिश सेना के तरफ से एक नाम है सर आयरकुट, ब्रिटिश सेना की तरफ से सर आयरकुट के नेतृत्व में। और इधर फ्रांस की तरफ से कौन, लाली। तो फ्रांस की तरफ से लाली और अंग्रेज़ की तरफ से सर आयरकुट के नेतृत्व में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है बांडी बास का युद्ध। क्या नाम है, बांडी बास का युद्ध।
और बांडीवास का निर्णायक हार होता है। फिर इस समय इसके बाद जो आप देखिएगा कि 1763 ईस्वी में एक संधि हो जाती है जिसका नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होता है। अब पेरिस की संधि के तहत ही पांडिचेरी नगर और चंद्रनगर है ना को पुनः फ्रांस को क्या करता है, लौटा दिया जाता है। तो ये पूरा फ्रांसीसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस हुआ, पुर्तगाली कंपनी का डिटेल एनालिसिस हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था। तो पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, सही से इसको सुनिएगा तो उसी में आपको आंसर दिखाई देगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में तो ये तो होगा नहीं, कर्नाटक के राजगद्दी का मसला नहीं था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कौन क्या था, तो कैप्टन बर्नेट, कौन क्या था, तो बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण किया गया था ना। तो बर्नेट का तत्कालीन कारण यही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इस समय जो था बिहार, कौन था, क्या नाम था, बिहार, याद रखिएगा बिहार। बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। अभी हम लोग डिटेल इसका समझें, बेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था। तो बेदरा का युद्ध है ना किसके बीच हुआ था, तो पुर्तगाली अंग्रेज, उसके बाद डच अंग्रेज, फ्रांसीसी अंग्रेज और अंग्रेज मुगल। तो किसके बीच होगा, तो आपका डच और अंग्रेज के बीच। कब हुआ था, 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच बेदरा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। इससे पहले हम लोग पूरा एनालिसिस किए हैं। ठीक है, तो क्या था आपका जो आंसर होगा, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा, कोचीन से गोवा हम लोग बात कर चुके थे, कौन था, नीनो डी कुन्हा था। कब किया गया था, 1530 ईस्वी में। कब क्या था, 1530 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट, किस समझौते के तहत डचों द्वारा फ्रांसीसी को पुनः पांडिचेरी नगर दे दिया गया था। तो कब पांडिचेरी नगर दे किसको, डचों द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी नगर के दे दिया गया था। तो कौन सा समझौता था, तो आप हम पहले ही बता चुके हैं कि एक समझौता का नाम था रिजविक समझौता। क्या नाम था, रिजविक समझौता। कब हुआ था रिजविक समझौता, तो 1697 ईस्वी में। रिजविक समझौता कब हुआ था, 1697 ईस्वी में। और यहीं पर देखिए चंद्रनगर जो मिला था, किससे, चंद्रनगर जो मिला था वो किससे मिला था, तो मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त हुआ था फ्रांसीसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत को किस युद्ध के रूप में जाना था। कौन सा युद्ध के बारे में जो अभी चर्चा किया हम लोग, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है ना। कर्नाटक युद्ध कब से जो शुरू हुआ था, 1756 से 1763 तक, लेकिन भारत में जो हुआ था 1758 से इसका प्रभाव पड़ा, 1758 से 63 भारत में, लेकिन यूरोप में यहीं पर शुरू पहले हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था। 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसका पूछ रहा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों समझ लेते हैं। तो फ्रांसीसी की तरफ से कौन था, ये फ्रांसीसी का था, और सर आयरकुट किसके नाम था, अंग्रेज की तरफ से था। ठीक है, तो अंग्रेजी का ही पूछ रहा, इसलिए सर आयरकुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो आप देखिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजों के बाद शुरू किया। सही बात है, अंग्रेज तो यहाँ पर
1599 में कंपनी का स्थापना हो गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जबकि यहाँ पर फ्रांसीसी ने कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में, है ना। अब प्रथम कोठी का स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार से स्वतंत्र थी। यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र की बात किया गया है, जबकि ये पूर्ण रूप से जो था कंपनी वो सरकारी ही कंपनी थी। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, असत है। तो ये स्वतंत्र थी, ये गलत है, स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह से सरकार के अधीन थी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुर का युद्ध कब हुआ था? है ना, अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि अंबुर का युद्ध ऑप्शन में देख लीजिए 1749, 1740, 1756, है ना, 1756, 1758। तो अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1749 में ही हुआ था, है ना, 1749 में हुआ था। ठीक है, 1749 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे? ठीक है, तो कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई थी। तो क्या करा, कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? ठीक है, याद रखिए कौन सा अधिकार प्राप्त हुए पूछ रहा है। तो कंपनी को बिना कर चुकाए नहीं था, कर चुकाना पड़ता। ठीक है, ये गलत है। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। व्यापारियों एवं कर्मचारियों के लिए कंपनी के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। तो ये भी क्या है? आपका गलत है। फिर क्या है? कलकत्ता के होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। तो कंपनी को प्राप्त हो गया। अगर कहा जाए कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया, तो आप देखिएगा कि ये भी आपको प्राप्त हो गया। इसमें ये भी आपका सही नहीं है ना, क्योंकि कंपनी को वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा इसमें आंसर, है ना, एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। एक बार क्वेश्चन को इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? तो कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। दूसरा ऑप्शन है भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बात कर रहा, फिर कह रहा कलकत्ता में होने वाले व्यापार वसूलने का अधिकार कंपनी को, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक ही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार पत्र प्राप्त किसे हुआ था? तो पहले ही इसमें चर्चा किए थे कि लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ था व्यापार में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन बढ़िया लगा होगा तो आप लोग सभी इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ साथ शेयर भी करेंगे, ताकि चैनल पर और सारे वीडियो आप लोग को प्राप्त होते रहें। थैंक यू।